हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, पंजाब, झारखंड। सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात। समझिए, ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस बार का जो इंटरिम बजट 2019-20 हुआ था, उसमें इसकी अनाउंसमेंट की थी पीयूष गोयल ने। इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है बजट के वीडियोस में, इसे आप देखें फिर समझें। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही ब्रीफ में चलेंगे कि इसकी जो शुरुआत अभी जो हुई है, जो एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन होता है, उसे प्रधानमंत्री ने किया, गुजरात से किया। और इसमें क्या होगा, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जिनकी जो मासिक आय है यानी मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये से कम है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें क्या बेनिफिट होता है समझिए। इसमें बताया कि जो अगर आप 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं, और सभी को 60 साल का जैसे ही वो एज को क्रॉस करेंगे उसे 3,000 रुपये का मंथली पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद। इसकी जो इंस्टॉलमेंट यानी इसकी जो प्रीमियम देनी होगी, अगर 18 साल में कोई ज्वाइन करता है तो सिर्फ 55 रुपये पर मंथ के साथ शुरू होगी, और अगर कोई 40 साल में ज्वाइन करेगा तो वो 200 रुपये पर मंथ देगा। ध्यान रखिए, जितना एक सब्सक्राइबर दे रहा है उतना ही सरकार भी उसके साथ उस फंड में अपना पैसा देगी, ताकि वो 3,000 रुपये पर मंथ उसे 60 साल के बाद पेंशन दे सके। कौन इसमें नहीं जा सकते, कौन इसको सब्सक्राइब नहीं सकते? वैसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, ये सारे लोग इसमें नहीं जा सकते। कौन जाएंगे? जैसे रेली वाले हैं, रिक्शा वाले हुए, ठेले वाले हुए, जो छोटी छोटी परचून की दुकानें हैं, वो सारे यानी जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, वो सभी लोग एलिजिबल होंगे इस श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए। तो सोशल सेक्टर में जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे इनकम कैसे हो नहीं हो, तो एक तो जो 60 से पहले ही वहाँ पे एक कष्ट लगी रहती है हर दिन डेली वेजेस के लिए। अगर 60 साल के बाद जब आपका शरीर भी काम करना बंद कर देता है, तब समझिए उस आदमी की क्या हालत होगी। ऐसे में ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि आपको 3,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा, बशर्ते कि आप अभी से इसमें सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 फरवरी से ही शुरू हो चुका है इसका, और अभी तक बताया गया है कि लगभग इसमें 25 लाख से अधिक लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया है, और लगभग इसमें 10 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपने किस सूची से बाहर किया? ऑप्शन है BT जो कि बायलैटरल ट्रेड है, GSP ट्रेड ऑफ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन B GSP। क्या है GSP समझिए, ये है जनरल सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस। कहाँ मिलता है? ट्रेड में। ये तो एक सिस्टम की बात हो गई, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। नाम ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड की। अब अमेरिका ने बोला कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड जो हमने GSP बनाया है, यहाँ से हम भारत को बाहर कर देंगे, और भारत के साथ उसने टर्की को भी बाहर करने का फैसला लिया। बहरहाल हम टर्की की बात नहीं, हम अपने देश भारत की बात करते हैं। होगा क्या? देखिए, अभी तक इस सूची में जो देश हैं, वो जो सामान का निर्यात भारत को US को करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगती है, जो कस्टम ड्यूटी होती है, वो बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। तो GSP के तहत जो भारत अभी तक ट्रेड किया है, 2017-18 की बात करें तो ये लगभग $5.7 बिलियन का है। इसमें अगर वो जैसा कि सभी देश देते हैं, अगर वैसा ही वो भी इसमें अपना टैक्स भरता है या कस्टम ड्यूटी देता, तो लगभग $160 मिलियन उसे देने होते, जो कि ये उसे GSP सूची में रहने के कारण ये फायदा हुआ है। अब ये भारत कहता है, अगर आपने मुझे GSP से बाहर कर दिया तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि $160 मिलियन जो मुझे देने होते वो मैं दे दूंगा। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप
का कहना है कि हम अगर आपको जीएसपी दे रहे हैं, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड दे रहे हैं, तो उसके बदले में आप भी हमें इक्वालिटी दीजिए, यानी आप भी अपने देश में हमें उतना ही मार्केट दीजिए, हमें उतनी ही फ्रीली हमारे जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उसे भी दीजिए। अब यहाँ पे मामला अटका हुआ है, क्योंकि अगर यूएस और इंडिया के ट्रेड की बात करें तो इंडिया यूएस में इंडिया का जो है सरप्लस है इसके यूएस के साथ। ये जो सरप्लस ट्रेड है ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि ये जो उनके लिए जो ट्रेड डेफिसिट है इसको भरना पड़ेगा। कैसे भरेंगे? तो इस तरह के कुछ काम वो कर रहे हैं। जैसे पिछले साल ही उन्होंने लगभग 50 से अधिक जो आयातित वो आयात करते थे उसके ऊपर जो उनका जो टैक्स एक वेव ऑफ होता था उसको उन्होंने बंद कर दिया। अब जाके उन्होंने जीएसपी को बंद कर दिया, इस सूची से बाहर को निकाल दिया, भारत को निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ के लोग कर रहे हैं। आपने बहुत पहले ये भी सुना होगा कि जो उनकी जो कुछ मोटरसाइकिल्स हैं जो यहाँ पे आती हैं, जो यूएस से इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर भारत जो है एक इम्पोर्ट चार्ज बहुत ज़्यादा लगाता है, जिसके कारण वहाँ के जो बिजनेस हैं वो ज़्यादा महंगा होता है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर भारत समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप सवाल उठाते रहे हैं, और उसी के तहत ये एक वाकया है जहाँ पे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम भारत को अब और प्रेफरेंशियल ट्रेड नहीं देंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि जीएसपी में लगभग 3600 आइटम्स हैं जो भारत यूएस को भेजता है। इस 3600 आइटम्स में लेदर प्रोडक्ट है, मशीनरी प्रोडक्ट हैं, इसमें कुछ जो मशीन वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं वो सारे हैं जिसके ऊपर छूट मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। शुरुआत हुई थी 1976 में। क्यों किया गया था कि जो भी डेवलपिंग नेशन है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से बूस्ट मिलना चाहिए, तो यूएस ने समझा कि हम एक बूस्ट इन्हें दे दें। अब इस बूस्ट के बाद अगर आप जीएसपी लगा ले तो इसका एक दूसरा साइड ये भी है कि कहीं ना कहीं यूएस भी अब मानने लगा है कि इंडिया अब डेवलपिंग नहीं रहा है, अब ये धीरे धीरे एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है, और इसीलिए उसके साथ बराबर का ही हमें ट्रेड करना चाहिए। तो ये सारी बातें हुई हैं जीएसपी के बारे में। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ग्रीन पीस की स्टडी के मुताबिक इनमें से कौन 2018 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही? इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली। सही जवाब ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ग्रीन पीस और IQ एयर विजुअल ने साथ में एक कॉमन इन्वायरमेंट की स्टडी की, और उसके बाद वे इस नतीजे में पहुंचे हैं कि नई दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड है। वहीं अगर सिटी की बात करें कि सबसे प्रदूषित सिटी कौन है, तो वहां भी भारत का गुरुग्राम शहर ही आया, यानी सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इज गुरुग्राम, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इज न्यू दिल्ली। अगर दूसरे देशों की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पे और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तीसरे पायदान पे है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग 8वें स्थान पर है। अगला सवाल, भारत और किस देश के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज अल-नगा 2019 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है सऊदी अरब, ओमान, तुर्की, कतर। सही जवाब ऑप्शन बी, ओमान। ओमान और भारत के बीच ये जो एक्सरसाइज अल-नगा 2019 है वो तीसरा चैप्टर है, यानी इससे पहले 2015 में 2017 में हम जो भारतीय आर्मी है, ओमान की आर्मी है, वो एक साथ एक्सरसाइज अल-नगा कर चुकी है। अभी 2019 में ओमान के जबल अल अख्तर पर्वत पर यह आयोजित होगा। कब से? 12 मार्च से 25 मार्च 2019 के बीच। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों सेनाएं रणनीति, हथियार से निपटने और गोलीबारी में विशेषज्ञता और अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। तो ये एक जो मिडिल ईस्ट के साथ जो एक कॉपरेशन की बात हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उस दिशा में इसको देखा जाना चाहिए कि 2015 से ये पहली बार शुरू हुआ। अब इस बार हमारा तीसरा चैप्टर इनके साथ हो रहा है, ओमान के साथ। अगला सवाल, खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के पद के लिए भारत सरकार ने किसे नामित किया? ऑप्शन है रमेश चंद, विनय रंजन सेन, राधा मोहन सिंह, इंदिरा न्यूई। सही जवाब है ऑप्शन ए, रमेश चंद्र। रमेश चंद्र कौन है? ये नीति आयोग के मेंबर हैं और उसे ही अभी भारत सरकार ने अपने तरफ से नॉमिनेट किया या नामित किया है। इसके लिए अब तक 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। किसके लिए? FAO के चीफ पद के लिए। और चीफ कौन होते हैं? वह उनके जो चीफ होते हैं वो होते हैं महानिदेशक। अब इसमें और कौन कौन से देशों ने अपने उम्मीदवार दिए? इसमें चीन के क्यू डोंगियो हैं, कैमरून के मेडी मोनगोई हैं, फ्रांस के कैथरीन जैसलेन लैनली हैं और जॉर्जिया के डेविड किरवालेडिस हैं।
अब इन पांचों में से जो है अब वहाँ के जो भी FAO के जितने मेंबर देश हैं वो सारे अब अपने वोट के हिसाब से इनमें से किसी एक का चुनाव करेंगे। जो 1 अगस्त जो नए FAO के चीफ बनेंगे वो 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए नियुक्त होंगे। लेकिन इसके बाद री इलेक्शन सिर्फ एक ही टर्म के लिए और होता है, वो 4 साल के लिए, यानी आप मैक्सिमम 2 टर्म के लिए ही FAO के चीफ बने रह सकते हैं। अभी कौन है चीफ? अभी हैं जोस ग्रेजियानो दा सिल्वा, ये ब्राज़ील के हैं। और इससे पहले FAO का जो चीफ कोई भारतीय बना वो बने थे विनय रंजन सेन, जो कि 1956 से 1967 के बीच में थे। अगर FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1945 में हुआ था और हेडक्वार्टर रोम इटली में है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम। सही जवाब ऑप्शन बी बिहार। बिहार सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना यानी ओल्ड एज पेंशन योजना के शुरुआत की बात की है, जिसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी और एनीथिंग, सभी लोगों को जो 60 साल से उम्र से अधिक हो चुके हैं उन्हें 400 रुपये पर मंथ का वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा। अब ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी सरकारी पदों से रिटायर हो चुके हैं या जिन्होंने इनकम टैक्स भरा हुआ है, उन लोगों के लिए नहीं होगा। लेकिन जो अभी तक इन 2 सूची से बाहर हैं उनको ये 400 रुपये पर मंथ का देंगे। और ये कब से होगा? 1 अप्रैल से चालू होगा। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बिहार में चालू हो चुका है। आपको ये भी बता दूं कि बिहार में जो वृद्धावस्था पेंशन चलती है वो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी वहाँ चलाई जाती है, यानी दोनों योजनाएं चलती है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इसीलिए ये जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इसमें आपको बता दूं कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर आप दिल्ली, हरियाणा इस सब की बात करेंगे तो यहाँ 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। वहीं अगर आप बिहार या झारखंड इस सब जगह की बात करें तो वहाँ 500 साढ़े 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ये इसीलिए वैरी करता है क्योंकि यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके अपना फंड देते हैं। तो जो स्टेट जितना फंड देता है वो नेशनल जो ओल्ड एज पेंशन है उसमें वैसे ही चला जाता है। तो अब जो बिहार में होगा ये दोनों ही पेंशन स्कीम चल रही है। और आज का अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाई बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आर डी सिल्वा, PK बेजबरुआ, NK श्रीनिवासन, रजत टोकस। सही जवाब ऑप्शन बी PK बेजबरुआ। अब ये इनके बारे में बहुत ही एक आपको इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऐसे पहले नॉन IAS ऑफिसर हैं जो कि टी बोर्ड का चेयरमैन बने हैं। इससे पहले जो भी बनते थे वो कहीं ना कहीं भारतीय सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर ही बनते थे। PK बेजबरुआ पहले ऐसे हैं जो नॉन IAS हैं। ये कौन है? ये वहाँ के जो बोका होला चाय कंपनी है उसके मालिक हैं और वो फिलहाल अभी टी बोर्ड के चेयरमैन ही है। उनका री इलेक्शन इस पे हुआ है और उनका जो नया कार्यकाल होगा वो 19 फरवरी 2019 से शुरू हो चुका है। इसकी जो नियुक्ति होती है कौन करता है, ये सवाल आपके लिए जानना जरूरी है। ये है केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, ये इसकी नियुक्ति करती है टी बोर्ड के चेयरमैन की। अगला सवाल, भारत मोहन अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है फिजी, नेपाल, भूटान, त्रिनिदाद। सही जवाब ऑप्शन बी नेपाल के ये पूर्व उप प्रधानमंत्री थे और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारी संभाली थी। अधिकारी, श्रम और परिवहन प्रबंधन मंत्रालय था, कानून मंत्रालय में काम कर चुके हैं, न्याय और संसदीय मंत्रालय का नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका हाल ही में निधन हो गया। इसके ऊपर भारत ने भी अपना शोक जाहिर किया है क्योंकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो कहीं ना कहीं भारत में ही हुई थी और वो यहीं के ओरिजिन से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो यहीं से थे और उतने बड़े पद तक पहुंचे हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम खत्म करेंगे इस सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहां पे हम देखेंगे कि मैंने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है। मैंने पूछा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में रुचि जगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस थे युवा अंतरिक्ष, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, स्पेस फॉर चाइल्ड, कोई नहीं। सही जवाब है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। इसका जो छोटा फॉर्म है वो है यूवी का, युवा विज्ञान कार्यक्रम इसका नाम रखा गया था और उसी से युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बच्चों को जो है सो उनमें टेक्नोलॉजी को लेके, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके उनमें इंटरेस्ट जगाने के लिए इसरो ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि साइंटिफिक टेम्पर को हमें जगाना है, अपने मूल्यों को प्रदान करना है। तो उसी के क्षेत्र में इसरो ने भी बताया है
कि पिक देम एट अर्ली स्टेज। ये इनका एक टैगलाइन है कि उनको जितना अर्ली हो सके उन्हें रखो, क्योंकि वही अभी के जो आधार स्तंभ आने वाले समय के वही होंगे। भारत का आगे का टेक्नोलॉजी कैसा होगा वो अभी का ही जो बच्चे होंगे वही उसको बाद में बताएंगे। तो उसी के लिए इसरो ने उन्हें समझाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। हर स्टेट और यूटी से 3-3 बच्चों को सिलेक्शन होगा। उसके लिए इस कार्यक्रम में जाने के लिए उन्हें सेकेंड क्लास एसी की टिकट दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल किए गए बच्चों के लिए दिए जाएंगे। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। किस राज्य ने पत्रकार सम्मान योजना शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। जवाब हमें आप जरूर भेजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें जागरणजोश.com।